दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का भुगतान जल्द ही होने वाला है आप लोगों के खाते में। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को वाराणसी के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी करेंगे। इससे देश भर के 9 करोड़ 26 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। ये जानकारी बीते दिन कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। चौहान ने कहा कि भारत सरकार ने इस योजना के तहत अब तक पूरे देश में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान कर दी है। वहीं चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कृषि सखी के रूप में नामित 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून को पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की घोषणा के साथ ही अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की थी। मौसम विज्ञान विभाग ने एक नया अलर्ट जारी किया है जिसके अंतर्गत 16, 17 और 18 जून को लेकर के भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। एक तरफ मानसून आगे बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को सरगुजा और रायपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर ग्रीष्म लहर चली। तो वहीं सरगुजा संभाग में ग्रीष्म लहर अभी भी चल सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अगर बाकी हिस्सों की बात करें तो यहाँ मानसूनी बारिश अब शुरू हो सकती है। मानसून के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश आज से हो सकती है, जिससे तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। वहीं बात करें बीते दिन की तो यहाँ बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बीते दिन 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक रिकॉर्ड की गई है। साथ ही आज की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा नवसारी, जलगांव, अमरावती और चंद्रपुर, बीजापुर, सुकमा, मलखानगिरी, विजयनगरम और इस्लामपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मानसून को आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां अब बन गई है। आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना अब प्रबल होती नजर आ रही है। उपद्रवियों ने गांव-गांव में मुनादी करा करके पॉम्पलेट बांट करके यहां पर भीड़ जुटाई थी। फिर घटना की भयावहता को अभी भी प्रशासन भाप नहीं पाया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार हिंसा को लेकर, जहां बलौदाबाजार में कलेक्टर और एसपी कार्यालय में तोड़फोड़ और आग लगने की घटना में प्रशासन की लापरवाही भारी पड़ गई। जानकारी के मुताबिक मुंगेली में प्रदर्शन के बाद बलौदाबाजार में महा आंदोलन करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने गंभीरता इससे नहीं लिया। उपद्रवियों ने भीड़ जुटाने के लिए गाँव-गाँव में मुनादी कराकर वह पंपलेट भी बांटे थे, जहां प्रशासन घटना की भयावहता को भाप नहीं पाया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अब इस मामले में एसपी कलेक्टर की लापरवाही को घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। राज्य सरकार ने पहले जिले के तत्कालीन कलेक्टर के.एल. चौहान और एसपी सदानंद कुमार का तबादला किया और बाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एसपी कलेक्टर दोनों को निलंबित कर दिया। इस मामले में सरकार सूक्ष्म स्तर पर जांच करा रही है। साय ने शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं गौरतलब है कि 15 मई की रात गिरौदपुरी धाम के करीब मानाकोरनी बस्ती में बाघिन गुफा में लगे धार्मिक प्राचीन चिन्ह को क्षतिग्रस्त करने को लेकर ये मामला शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में अब मछली पकड़ने पर जेल हो सकती है। सरकार ने 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। पकड़ते पाए जाने पर एफआईआर होगी और जुर्माना भी यहां पर भरना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में मछलियों को पकड़ने पर अब बैन लगा दिया गया है। इसको लेकर साय सरकार ने एक आदेश जारी किया है। ये बैन 16 जून से लेकर 15 अगस्त तक लगाया गया है। इस बीच मछली पकड़ते पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। जेल के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा लोग अभी मछली पालन काम से जुड़े हुए हैं। आदेश को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहा गया है कि बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। ये वक्त मछलियों के ब्रीडिंग के लिए अच्छा होता है, उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। इसीलिए राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के अंतर्गत 16 जून से लेकर 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु यानी क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है। और यहाँ प्रदेश के सभी नदी नालों और छोटे नदियों, सहायक नदियों जिन पर सिंचाई के तालाब या जलाशय बड़े या फिर छोटे जो निर्मित किए गए हैं, केज कल्चर को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की मछली पकड़ना प्रतिबंधित होना आदेशित कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियां होंगी। सभी संभाग में स्पेशल डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे। सीएम साय ने स्वास्थ्य मंत्री और अफसरों के साथ तकरीबन 4 घंटे तक की बैठक में ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार अलग अलग विभागों के कामों की समीक्षा बैठक में समीक्षा कर रहे हैं, जहां 3 जून को भी तीसरे दिन भी अपने निवास कार्यालय में उन्होंने गृह एवं जेल विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इसमें उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। पहले मुख्यमंत्री साय ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की भी समीक्षा की। वहीं दूसरे दिन सीएम साय ने प्रदेश के हर जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर रखने को कहा। स्वास्थ्य विभाग में जहां स्टाफ की कमी है, इसकी रिपोर्ट सीएम ने तैयार कर भर्तियों पर फोकस करने का निर्देश जारी किया। सीएम हाउस में 4 घंटे तक हुई समीक्षा बैठक में साय ने स्वास्थ्य मंत्री और आला अफसरों की क्लास ली है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी अस्पतालों की नई अव्यवस्थाओं पर भी खबरें आई हैं, जिसकी वजह से सीएम ने व्यवस्था सुधारने की सख्त हिदायत जारी की है। रायगढ़ पुलिस का 5000 हेलमेट बांटने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हेलमेट को न करें नजरअंदाज, बाइक चलाते समय इसको जरूर पहने। दरअसल रायगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है, इसीलिए पुलिस ने हेलमेट अभियान की शुरुआत कर तकरीबन 5000 हेलमेट बांटने का लक्ष्य रखा है। बीते दिन स्थानीय छातामुड़ा चौक पर आयोजित हेलमेट वितरण कार्यक्रम में वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी भी सम्मिलित हुए। ओपी चौधरी ने कहा कि हेलमेट को नज़रअंदाज न करें, सड़क पर बाइक चलाते समय हेलमेट को अवश्य पहने। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले लोगों को जाने का बड़ा कारण है, लेकिन अधिकांश लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जब तक खुद पर विपदा नहीं आती, तब तक मामले की गंभीरता नहीं समझने की प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि अपनी सुरक्षा अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें। निगम चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि सभी कलेक्टर्स को वार्ड परिसीमन करने को कहा गया है और हम चुनाव की तैयारी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार निकाय चुनाव की तैयारी में लग चुकी है और इसके लिए लगातार हर दिन नई प्रक्रिया की जा रही है। अब इसे लेकर बीते दिन प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहब ने कहा है कि सरकार तैयारी प्रारंभ कर चुकी है। फिलहाल सरकार के आदेश पर परिसीमन किया जा रहा है। अरुण साहब ने आगे कहा कि विभाग की ओर से हमने सभी जिला कलेक्टरों को नगरीय निकायों के परिसीमन का आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर अपने जिले के सभी निकायों की परिसीमन की कार्यवाही कर रहे हैं। एक तरफ से चुनाव की प्रारंभिक तैयारी सरकार की ओर से शुरू हो चुकी है। जैसे ही निकायों का परिसीमन होगा, चुनाव में आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव से पहले नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का परिसीमन कराया जाएगा। रायपुर समेत जिन नगर निगमों में वार्डों की संख्या 70 से ज़्यादा है, वहां परिसीमन तो होगा, लेकिन वार्ड नए नहीं बनेंगे। इससे कम वार्ड वाले निकायों के वार्डों की हदें नए सिरे से एक बार फिर से तय होंगी। प्रदेश में कुल 184 निकाय हैं, जिनमें से 169 में चुनाव होंगे। बाकी 15 निकायों का कार्यकाल 2025 में पूरा होगा। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर के भीम रेजिमेंट का रायपुर संभागाध्यक्ष की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने भीम रेजिमेंट के रायपुर संभागाध्यक्ष जीवराखन बांधे को गिरफ्तार किया है। शनिवार को पुलिस ने उनके कुछ साथियों के साथ जगदलपुर से उनको पकड़ा। हिंसा के विरोध में कांग्रेस 18 जून को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी करने जा रही है, जहां प्रदेश के सभी जिलों में ये प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए 33 प्रभारियों की नियुक्तियों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रायपुर शहर और ग्रामीण में पीसीसी चीफ दीपक बैज अपना मोर्चा संभालेंगे। चरणदास महंत को कोरिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्योत्सना महंत कोरबा शहर की प्रभारी बनाई गई हैं। धरना के लिए अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है और अब तक 132 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खबर मुंगेली से, जहां अचानक मार टाइगर रिजर्व से 3 गांव अब विस्थापित होने वाले हैं। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। 15 साल से कोर एरिया में विस्थापन का इंतजार इनके द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से वन्य जीवों और वन्य प्रेमियों से जुड़ी एक अच्छी खबर है, जहां प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में शामिल लोरमी के अचानक मार टाइगर रिजर्व में 3 गाँवों के विस्थापन की प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू होने वाली है। कोर एरिया में बसे बिरार पानी, छिरहट्टा और
तिलई डबरा गांव को जल्द ही जंगल से विस्थापित कर दिया जाएगा। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन तीनों गांवों को लोरमी के पास भारतपुर और सावंतपुर के पास बताया जाना है। जानकारी के मुताबिक विस्थापित होने वाले इन गांवों की तकरीबन 133 परिवार के लोगों को कोर एरिया से विस्थापित किया जाएगा और इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि विस्थापन में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि विस्थापित होने वाले परिवारों को सभी तरह की सुविधाएं मिले। साल 2009 में अचानक मार अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और इसके बाद कोर एरिया में बसे 25 गांवों को वहां से स्थापित किया जाना था। साल 2010 में 6 गांव का विस्थापन तो कर दिया गया, लेकिन 15 साल गुजर जाने के बावजूद 19 गांवों का विस्थापन अभी भी नहीं हुआ है। पैसों के लालच में दोबारा शादी करने के लिए शादीशुदा लोग पहुंच गए। प्रशासन ने समझाकर इनको वापस भेजा। 300 दिव्यांग जोड़ों का यहां विवाह होना था। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की बात हो रही है, जहां पैसों के लालच में शादीशुदा लोग दोबारा शादी करने पहुंच गए। सूरजपुर के नारायणपुर में उस वक्त सब हैरान हो गए जब अचानक से गाँव के सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष बैंड बाजे के साथ बारात में शामिल होने पहुँच गए। अचानक से इतनी भीड़ देखने के बाद ग्रामीणों ने लोगों से जानकारी मांगी। जब लोगों ने बताया कि कल उनकी शादी है और इसीलिए वे सब भिलाई जा रहे हैं, तो लोगों ने बताया कि उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उनसे कहा गया है कि शादी में मिलने वाले सामान के साथ 1 लाख नकद मिलेगा और इससे कई जोड़े ऐसे थे जो पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने कहा कि दहेज के सामान के साथ 1 लाख मिलेगा, इसीलिए वे दोबारा शादी करने जा रहे हैं। दरअसल एक NGO के माध्यम से 300 दिव्यांग जोड़ों की शादी होनी थी, लेकिन पैसों के लालच में शादीशुदा लोग भी फिर से शादी करने जा रहे थे। जब इसकी जानकारी प्रशासन को लगी तो अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में फोर्स ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। अबूझमाड़ के एक जवान की शहीदगी यहां पर दिखाई दी गई, जहां 2 घायल हुए हैं। 161 दिन में कुल 141 माओवादी अब तक ढेर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर नारायणपुर के पास अबूझमाड़ के कुतुल इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एनकाउंटर में बीते दिन जवानों ने 8 माओवादियों को ढेर कर दिया। सभी के शव भी बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि इस मुठभेड़ में STF के एक जवान नीतीश एक्का भी शहीद हो गए। वहीं 2 घायल हैं जिन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। इस साल जनवरी से लेकर के अब तक 161 दिन में जवानों ने 141 नक्सली को ढेर कर दिया है। पुलिस को मिली सूचना थी कि कुतुल और फरसबेड़ा कोटामेटा के इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसके बाद बस्तर संभाग के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर से DRG और STF की तकरीबन 1400 जवानों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन के लिए इनको इंचार्ज बनाया गया, जहां पिछले 3 दिनों से DRG, ITBP साथ ही STF और BSF के जवानों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया था, जहां मौके से बंदूक और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। धर्मांतरण कर रहे लोगों को आरक्षण नहीं देने की मांग को लेकर के कोंडागांव में जनजातीय सुरक्षा मंच ने रैली निकाली और SDM को अपना ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल कोंडागांव में जनजातीय सुरक्षा मंच ने बीते दिन एक रैली निकालते हुए धर्मांतरण कर रहे लोगों को आरक्षण नहीं देने की मांग की। सुरक्षा मंच के जिला संयोजक खेमचंद नेताम के नेतृत्व में कोंडागांव SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया कि गाँव-गाँव में भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। बाहर से आए ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनसे गांवों में आए दिन तनाव की स्थिति बनती रहती है। भविष्य में वर्ग संघर्ष के लिए भी हालात बन सकते हैं। धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर कार्यवाही की जाए। कोंडागांव जिला अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू है, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के नियम, परंपरा और संस्कृति को सहेजने का दायित्व जिला प्रशासन को है। लोगों की मांग है कि कोंडागांव जिले में शिविर लगाकर किस गाँव में कितने धर्मांतरित आदिवासी हैं उनका चिन्हांकन किया जाए। जो रूढ़ी परंपरा, देवी देवता और अपने संस्कृति को नहीं मानता, उनको भी चिन्हांकित किया जाए और इनको आरक्षण के लाभ से बेदखल किया जाए। CGPSC घोटाले की CBI जांच शुरू होने पर सस्पेंस की स्थिति अभी भी निर्मित है। घोटाले को लेकर बीजेपी ने 2 महीने जांच शुरू की थी और ऐसे में आयोग ने लिखा कि कोई जांच अधिकारी अब तक नहीं आया है। तो क्या सिर्फ ये जुमला है? ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में CGPSC घोटाले की CBI जांच पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि जांच शुरू किए जाने का दावा प्रदेश की बीजेपी सरकार करती आई है, लेकिन इस मामले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से भेजी गई लिखित प्रेस विज्ञप्ति जांच शुरू होने से किनारा
कर रही है, क्योंकि आयोग के मुताबिक भर्ती परीक्षा 2021 की जांच के लिए अभी तक किसी भी एजेंसी से कोई अधिकारी नहीं आया है और ना ही अब तक कोई दस्तावेज लिए गए हैं। 14 जून को लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति से साफ पता चलता है कि जांच को लेकर अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर 14 अप्रैल 2024 को ही ये पोस्ट किया गया कि सीजीपीएससी की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा जमकर गूंजा था और बीजेपी को युवाओं का समर्थन भी मिला था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बात का प्रचार जोर शोर से किया था कि सीबीआई जांच शुरू हो गई है और अब युवाओं को जल्द ही न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता है। तो क्या सिर्फ ये एक जुमलेबाजी है? इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। टीएस सिंहदेव की पत्नी इंदिरा सिंह का निधन हो गया, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम ने इनको मुखाग्नि अर्पित की। 6 महीने से ये कैंसर से पीड़ित थी। सरगुजा राज परिवार के मुखिया और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की पत्नी इंदिरा सिंह का बीते दिन जो है सुबह निधन हो गया। वे तकरीबन 6 माह से कैंसर से पीड़ित थी। इंदिरा सिंह का अंतिम संस्कार रानी तालाब अंबिकापुर में हुआ, जहाँ इंदिरा सिंह के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया। इंदिरा सिंह का जन्म 12 अप्रैल 1950 को धर्मजयगढ़ राज परिवार में हुआ था। इंदिरा सिंह तकरीबन 6 माह से कैंसर से पीड़ित थी और उन्हें उपचार के लिए मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें कैंसर की पुष्टि होने पर मुंबई के प्रमुख अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां भी उनके हालात बिगड़ते गए। विधानसभा चुनाव के बाद टीएस सिंहदेव कुछ ही समय अंबिकापुर और छत्तीसगढ़ में रह सके थे।